ये बात है सन 1911 की, जब करीब 500 सालों से दिल्ली की तख्त राजपूतों और चौहानों के राज में फल फूल रहा था। पर एक दिन एक टर्की राजा मोहम्मद गौरी की नज़र इस आबाद शहर पर पड़ती है और फिर वो इसे हासिल करना ही अपनी ज़िंदगी का इकलौता मकसद बना लेता है। वो अपने लाखों की सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, पर हमारे राजा उसे बुरी तरह हराकर भगा देते हैं। पर न तो वो जानते थे, न तो पूरा देश जानता था, मोहम्मद गौरी वो इंसान बनने वाले हैं जो भारत के इतिहास के रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। वो फिर से 1192 में दिल्ली पर आक्रमण करता है। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई जीत कर दिल्ली को हासिल कर लेता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, और यहाँ पे सवाल भी उठता है कि आखिर पांडवा से लेकर मुगलों तक, मुगलों से लेकर मंगोल तक हर कोई दिल्ली के तख्त के पीछे क्यों पड़े थे। आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों था कि इसे पाने के लिए एक बेटा अपने सगे बाप को मारने से भी नहीं कतराता। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हमारे अतीत में दिल्ली सल्तनत के खूनी इतिहास के बारे में। इन आवर टुडे इज टाइटल दिल्ली सल्तनत द कंप्लीट हिस्ट्री। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसी फिल्म कहानी से कम नहीं हुई थी। ये एक ऐसी कहानी थी जहां दिल्ली की सबसे पहला सुल्तान असल में पहले गुलाम हुआ करता था और उसी ने बीज बोया एक ऐसे राजवंश की जिसने दिल्ली के तख्त को पूरे 84 साल तक हुकूमत और भारत का नक्शा तक बदल डाला। इस राजवंश की शुरुआत 1206 में मोहम्मद गौरी के मौत के बाद हुई और उसके उत्तराधिकारी ने गौरी को सब वफादार गुलाम लेफ्टिनेंट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सबसे पहले सुल्तान घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम होने की वजह से ये दिल के नेक था और हमेशा अपनी प्रजा को युद्ध जीतने के बाद तोहफे दिया करता था, जिस वजह से लोगों ने प्यार से उसे लक्ष्य बख्श भी कहते थे। और वे हमारे लिए ऐसे ऐसे ऐतिहासिक इमारतें छोड़ गए जिसे आज दुनिया भर के लोग देखने आते हैं, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जैसे मस्जिद। काफ़ी खुशहाली से उनका राज्य चल रहा था, पर 5 साल राज करने के बाद 1210 में ऐबक पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मौत हो गई। इसके बाद 1210 में ऐबक का दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने गद्दी संभालना शुरू कर दिया। अब अगर देखा जाए तो सही मायने में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इल्तुतमिश ने की, क्योंकि उन्होंने अपने राज के दौरान अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली बना दिया, जो कि काफ़ी मेजर चेंज था। पर इल्तुतमिश अपने ससुर की तरह राज्य को बढ़ाने की नहीं सोचा, बल्कि उसका ज़्यादातर ध्यान राज्य में चल रहे समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता था। भले ही किसी और राज्य पर हमला न किया हो, लेकिन किसी और को अपने राज्य में हमला करने का मौका भी नहीं देते थे। इनफैक्ट इतिहास में सबसे ज़्यादा चंगेज खान को आक्रमण करने से रोकने के लिए जाना जाता है। चंगेज खान कितना क्रूर रूलर था आप सब जानते होंगे। साथ ही इल्तुतमिश अपने प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टिव बदलाव लाने के लिए भी जाना जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चालीसा या चहलगानी को बनाने के लिए, जिसमें 40 मंत्री बैठते थे और राज्य की इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए सलाह और मशवरा दिया करते थे। इतना ही नहीं, साथ ही अपने फौज के लिए इक्ता प्रथा बनाया था, जहां हर सैनिक को भूमि दान या नकद वेतन दी जाती थी। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका मतलब भूमि होता है, और साथ ही साथ चांदी के टंका तथा तांबे का जीतल का भी प्रचलन करवाया था। इनके मौत के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी उसके सबसे बड़ी बेटी रजिया सुल्ताना के हाथों में आई, जो कि दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी। पर आज ही की तरह औरतें की कामयाबी से जलते थे और लोग उनके उभरते कामों को नज़रअंदाज कर देते। रजिया के सुल्तान बनने पर कई लोगों ने विरोध किया और उसके 4 सालों के शासन के बाद 1240 में उसके भाई मुइजुद्दीन बराम शाह ने उसे मार दिया। इसके बाद कई सुल्तान आए गए, लेकिन 1266 में मामलुक राजवंश की गद्दी पर बैठा एक ऐसा खतरनाक सुल्तान जिसने 21 सालों तक दिल्ली पर अपना हुकूमत बनाए रखा। उसका नाम था ग़ियासुद्दीन बलबन। बलबन ने आते ही इल्तुतमिश के चालीसा सिस्टम को हटाकर हर राज्य में अपने जासूस को तैनात कर दिया और एक बहुत बड़ी ताकतवर सेना खड़ी कर दी। बलबन खुद को सुल्तान ही नहीं बल्कि जिले इलाही यानी भगवान का छाया मानता था। जो भी इसके खिलाफ जाता मानो मौत उसकी निश्चित हो जाती। इन्होंने विरोधियों एवं लुटेरों को रोकने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई,
पर 1287 में मंगोलों को भारत आने से नहीं रोक पाए। उन मंगोलों को जब बलबन के पूर्वज ने इतने सालों से रोक कर रखा था। कुछ सालों बाद 1286 ईस्वी में इसके मौत के बाद मुइजुद्दीन कैक्युवात को नया सुल्तान बनाया गया, पर वो इतने कमज़ोर और कायर थे कि उन्हें दिल के दौरे से कमजोरी आने पर उनके जमींदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस मौके का फ़ायदा उठा के उसे मार डाला। मुइजुद्दीन कैक्युवात तो मर गए थे, लेकिन उनका बेटा 3 साल का था, तो ऐसे में फिरोज खिलजी ने तख्त को छीन लिया, मामलुक राजवंश का अंत कर दिया और अब दिल्ली पर लहराने लगा खिलजी सल्तनत का परछाम। खिलजी सल्तनत सबसे ताकतवर, खौफनाक और तानाशाही सल्तनतों में से एक था, जिसने 1290 से लेकर 1320 तक भारत में कई राजा महाराजाओं को लूटकर पूरे देश में आतंक फैला रखा था। पर खिलजी सल्तनत दिल्ली की इकलौती सल्तनत थी जिसने अपना परछाम दिल्ली पर बैठे बैठे ही देश के दक्षिण भागों से लेकर पश्चिम भागों तक लहराया था। मामलुक सल्तनत की खात्मा करके फिरोज खिलजी ने अपनी शासन 1290 से 1296 तक चलाया और हमेशा से अपने प्रजा के लिए होनहार विनम्र सुल्तान रहे। पर वो तकरीबन 70 साल के थे और सही वक्त देखकर 1296 में उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मारकर सुल्तान की गद्दी छीन ली। इतिहासकारों के अनुसार खिलजी सल्तनत का असली विकास अलाउद्दीन खिलजी के आने पर हुआ, पर देखा जाए तो अलाउद्दीन सुल्तान कम लुटेरा ज़्यादा था, क्योंकि उसने अशोक सम्राट जैसा बड़ा राज्य तो स्थापित कर लिया था, पर उसके राज्य में लगातार वो गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, देवगिरी, वारंगल, मदुरै जैसे राज्यों को लूट रहा था और इसी से उसका जनरल मलिक काफूर 1308 में वारंगल से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लूट के ले आए। लूटपाट के साथ अपने 20 सालों में अलाउद्दीन ने तकरीबन लाखों लोगों को जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूलवाया और जो कबूल न करते उन्हें बड़े ही बेरहमी से चीड़ फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मार डालते। पर जो इंसान अपने खुद के घर वालों को नहीं छोड़ा वो दूसरे को क्यों छोड़ेगा। बिल्कुल अलाउद्दीन एक ऐसा इंसान था जिसे जिन भी अपने परिवार को सदस्य पे शक होता वो उसके खिलाफ साजिश रच रहा होता, वो उसे बड़े ही बेरहमी से कातिलाना तरीके से आंखें निकाल सर काट देता था। इंसानियत का तो पता नहीं, लेकिन समझदारी बहुत थी उनमें, क्योंकि उसने अपने राज्य में फ्री पॉलिसी यूज करके भाव कम कराएं, मार्केट को डेवलप किए और सबसे महत्वपूर्ण उसने मंगोलों को भारत आने से रोक के रखा। साथ ही उसने राजस्थान में अलई दरवाज़ा, हौजकास, सीरी फोर्ट बनवाया जिसे देखने आज भी लोग वहां जाते हैं। इन सब के साथ जैसे आपने फिल्म में देखा होगा कि अलाउद्दीन बाइसेक्सुअल था और उसके अपने जनरल मलिक काफूर से बेहद लगाव था। इतिहास के अनुसार अलाउद्दीन के पास एक हैरम था जिसमें तकरीबन 70,000 से भी ज़्यादा मर्द, औरतें और बच्चे थे, जिसमें साथ वो जब चाहे जो चाहे जहाँ चाहे सब कुछ कर सकता था। पर हर बुरे सपने की तरह अलाउद्दीन का भी खात्मा हो गया। कहा जाता है उसे मारा गया उसके ही जनरल मलिक काफूर ने उसके गद्दी हथियाने के चक्कर में। और कुछ इतिहासकारों के ये भी कहना है कि उसको कोई जानलेवा बीमारी हो गई थी जिसके कारण उसकी मौत हुई। इन सब बात की सच्चाई उसके लाश की तरह लापता है। उसके मौत के बाद उसके 6 साल के बेटे शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया गया। छोटा होने के कारण सारी सियासती ताकत मलिक काफूर के पास थी, पर अलाउद्दीन के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और मंत्रियों को ये मंजूर नहीं था और इसलिए एक षड्यंत्र रचा और मलिक काफूर को मौत के घाट उतार डाला और अपने छोटे भाई को हटाकर खुद मुबारक शाह खिलजी ने खुद सुल्तान बन गया। पर मुबारक शाह अपने पिता से एक कदम आगे निकला। वो सुल्तान बनते ही पूरे दिन दारू पी के या नशे में ही होता, पूरे समय लड़कियों की तरह तैयार होकर या पूरी तरह से नंगे होकर महल में घूमा करता। और ये सब देख कर सबको समझ में आ गया था कि ये सुल्तान बनने की कोई लायक नहीं। और फिर 1330 में अपने जनरल खुसराव खां के हाथों मारा गया। पर मुबारक शाह ने अपने राज्य में कुछ बदलाव किए थे, जहां उसने गाजी मलिक को पंजाब का
जहांगीर बनाया था, जिस पर आगे चलकर खुसराव खां को कत्ल कर डाला और खिलजी सल्तनत का नामो निशान मिटा दिया। वो तुगलक सल्तनत का पहला शासक बन गया। इस सल्तनत ने दिल्ली पे सबसे ज़्यादा राज्य किया, 1320 से 1414 तक। और इसी सल्तनत के हिस्से थे इतिहास के सबसे मशहूर और सबसे कंफ्यूज रहने वाला सुल्तान, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे ही इस शासन की शुरुआत गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, पर वे ज़्यादा देर तक राज नहीं कर पाए, क्योंकि 1325 में उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें मार दिया और फिर शुरू हो गया इनकी सनकी सुल्तान का दौर। इसे सनकी इसलिए माना जाता है क्योंकि वो बिना सोचे फैसले ले लेता और फिर खुद ही उन फैसलों पर मुकर जाता। और वैसे ही इसने बहुत बड़ा फैसला लिया था और अपने राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद यानी देवगिरी बना दी थी। इसके पीछे कारण था कि मंगोल लगातार दिल्ली पर हमला कर रहे थे, तो उन्हें बचने के लिए हमें थोड़ा सा दूर चले जाना चाहिए और दौलताबाद तक मंगोल नहीं पहुंच पाएंगे। इसी फैसले से अपने सारे मंत्री और प्रजा को दौलताबाद चलने का हुक्म दे देता है कि वहां पे गए। दिल्ली पर कोई सुल्तान ना होने के कारण मंगोल लगभग दिल्ली पर कब्जा करने वाले थे, और जैसे ही मोहम्मद को अपनी गलती का समझ होता है, तब मंगोल को भगाने के लिए वापस दिल्ली लौट के आना पड़ता है। इससे चलकर उसके राज्य बहुत बड़ा नुकसान हो गया। माइग्रेशन के वक्त कई लोगों की मौत हो गई। जो दिल्ली कभी संपन्न अमीर हुआ करता था, वो अब गरीबी में जी रहा था। पर इनका सनकीपना यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। कम पैसा खर्च हो, इसलिए सोने चांदी के बजाय ये पित्तल के सिक्के बनाने लगे, और वही पित्तल के सिक्के सस्ता होने के कारण ये इसका भी नकली सिक्का बनने लगा बाजार में। तो उन्होंने फिर से सोने चांदी की सिक्का बनाना चालू कर दिया। इतना ही नहीं, इनके मौत के समय उसने मुस्कुराते हुए अपने प्रजा से कहता है कि सुल्तान को अयाम से आज़ादी मिली और अयाम को सुल्तान से। इनके मौत के बाद दिल्ली को फिर से एक काबिल सुल्तान मिला, फिरोज शाह तुगलक। उसने सुप्रसिद्ध किला फिरोज शाह और कई शहरें बांधे, जैसे कि हिसारपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जैनपुर, जहांपना एक्सेट्रा। इन्होंने दिल्ली में दर उल शिफा हॉस्पिटल, जो मरीजों को मुफ्त में इलाज करता था। इन्होंने कई समाज सुधारक काम किए, जैसे कि दीवाने खैरत, दीवाने बनागदन, दीवाने इस्तिकाका। पर 37 साल राज करने के बाद इसी की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद दिल्ली को संभालने के लिए कोई भी काबिल राजा नहीं था। इसी का फायदा उठा के टर्की के चीफ मंगोल के शासक तैमूर ने दिल्ली पर हमला बोल दिया, और उस समय का सुल्तान जो था तैमूर से डर के भाग गया। फिर 5 दिनों में तैमूर ने दिल्ली पर ऐसा हाहाकार मचा दिया कि 2 लाख लोगों मारे गए, औरतों, बच्चों और मर्दों का सरेआम शोषण किया गया। इस सब को उभरने के लिए दिल्ली को करीब 100 साल लग गए। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी तैमूर को दिल्ली की तख्त में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो वहाँ से निकल गया और दिल्ली पर अपने गवर्नर खिजर खां को दे दिया। इसी के साथ अंत हुआ तुगलक सल्तनत का, और पैदा हुआ दिल्ली में सबसे कमज़ोर सल्तनत सैयद सल्तनत। ये सल्तनत सबसे कमज़ोर सल्तनत था, जो अपने 37 साल के राज में राज्य को सिर्फ 64 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाया था। इस राजवंश के संस्थापक खिजर खां के मौत के बाद कोई भी सक्षम सुल्तान नहीं था। ऊपर से उसके आखिरी सुल्तान आलम शाह बहलोल लोदी से डर के भाग गया और पूरी सल्तनत बिना लड़ाई के लोदी के हाथों में आ गया। सैयद सल्तनत का कमज़ोर राज खत्म हो गया और शुरुआत हुई लोदी सल्तनत की। लोदी सल्तनत न सिर्फ बिना लड़ाई के सियासी गद्दी जीतने वाला पहला सल्तनत था, बल्कि सारे सल्तनत टर्की होने के कारण ये दिल्ली पर राज करने वाली पहली अफगानी सल्तनत थी। इनके
पहले सुल्तान बहलोल लोदी के मौत के बाद इस राजवंश में एक ही काबिल सुल्तान था, उनका बेटा सिकंदर लोदी, जिसने आगरा के अंदर शहर बनाया और फिर उसे ही अपनी राजधानी बना दी। सिकंदर लोदी ने काफ़ी अच्छे बदलाव भी किए, जैसे कि अनाज पर सारे टैक्सेस हटा दिए, पर वो ज़बरदस्ती हिंदुओं को कन्वर्ट होने पर मजबूर करते थे इस्लाम धर्म में। पर इनका बेटा इब्राहिम लोदी जो आखिरी सुल्तान बना, उसके गुस्सेल और घमंडी सुझाव की वजह से उसके सारे मंत्री उससे नफरत करते थे, क्योंकि वह शक के आधार पर अपने मंत्रियों का भी कत्ल कर देता था। उसके इसी सुझाव की वजह से इब्राहिम के गवर्नर दौलत खां और उसके चाचा अलाउद्दीन ने काबुल के शासक बाबर को भारत आने का न्योता दिया और कहा वो इब्राहिम को हटाकर दिल्ली के तख्त उससे छीन ले। और फिर क्या बाबर 1526 में इब्राहिम के खिलाफ पानीपत की लड़ाई जीत गया। इसी के साथ लोदी साम्राज्य का भी सूरज ढल गया और पूरे देश में छा गई एक ऐसे सूरज की रोशनी जो आने वाले कई सौ सालों तक हम पर राज करेगी। मैं बात कर रहा हूँ द मुगल सल्तनत की। मैं इस वीडियो को यहीं तक छोड़ता हूँ, क्योंकि मुगल सल्तनत अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ही रोचक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।